अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखने में वो किसी राजा के महल से कम नहीं था, लेकिन लोग उसे चुड़ैल महल के नाम से पुकारते थे। इस महल की हिस्ट्री क्या थी ये किसी को मालूम नहीं था, और ना ही किसी जवान या बुजुर्ग ने इस महल को कभी आबाद होते देखा था। फिर भी इस चुड़ैल महल में कोई न कोई ऐसी दास्तान ज़रूर थी जिसकी वजह से इसका ऐसा भयानक नाम पड़ गया था। मुझे इस महल के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी, इसकी हिस्ट्री से बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। आखिरकार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। लोगों की ज़बानी मैंने इस महल के बारे में ये सुना था कि ये जगह इंसानों के रहने की नहीं, ये सिर्फ चुड़ैलों का डेरा है, और इसीलिए इसको चुड़ैल महल कहा जाता है। मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि अगर कोई इंसान इस महल में रहना चाहे तो उसे किससे इजाज़त लेनी होगी, किराया किसे देना होगा, और एक इंसान पर इस महल में रहने के क्या असर होंगे। लेकिन मुझे अपने आखिरी सवाल के अलावा किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल सका। लोगों ने मुझे बताया कि खुदा न ख्वास्ता कोई इंसान इस महल में रहने की कोशिश करे तो पहली बात उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जानी चाहिए, और नहीं तो उसका पागल हो जाना पक्की बात है। और अब मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया था कि चाहे मुझे इस रहस्यमयी महल की दास्तान और हिस्ट्री मालूम हो या ना हो, मुझे खुद इसमें रहकर यहाँ के असरात यानी प्रभाव मालूम करने होंगे। हो सकता है ये महल बिला वजह ही बदनाम हो, और मेरे यहाँ रहने के बाद लोगों के दिमाग से ये वहम दूर हो जाए कि यहाँ चुड़ैलें बसती हैं। वैसे भी मुझे इस किस्म की फजूल बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन इतने आलीशान महल को वीरान और बर्बाद देखकर मुझे न जाने क्यों इसके बारे में सब कुछ जान लेने की बेहद क्यूरोसिटी पैदा हो गई। जब मुझे किसी भी तरह इस बात का पता नहीं चल सका कि इस महल में ठहरने के लिए मुझे किसकी इजाज़त लेनी होगी और कौन मुझे इसके मेन गेट के लंबे चौड़े और जंग से भरे ताले की चाबी देगा, तो मैंने बग़ैर इजाज़त ही ज़बरदस्ती इस चुड़ैल महल में ठहरने की ठान ली। मैंने जब ये बात अपने दोस्त रॉबिन्सन और उसकी बीवी मार्लिन से बताई और उन्हें भी इस मुहिम में शामिल होने की पेशकश की, तो उन दोनों ने मुझसे ये कहते हुए मना किया कि अभी वो दोनों इस दुनिया में कुछ रोज़ और जीना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी बोर नहीं हैं। मार्लिन कहने लगी कि फ़िलहाल उसका पागल होने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने मुझे भी इस ख़तरनाक और बेकार की मुहिम से दूर रहने के लिए कहा और बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने पर जोर नहीं दिया, क्योंकि मार्लिन प्रेग्नेंट थी और 3 महीने बाद वो अपने पहले बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ताला तोड़कर इस महल में दाखिल हूँ या किसी दीवार को फांद कर इसमें घुस जाऊँ, लेकिन ये सोचकर कि कहीं ताला तोड़ने पर मेरी गिरफ्तारी न हो जाए, मैंने दीवार फांद कर ही चुड़ैल महल में घुसना सही समझा। इसमें यह फ़ायदा भी था कि किसी को मेरे नाजायज़ तौर पर महल पर कब्ज़ा करने का पता भी नहीं चल सकेगा। मैंने 1 हफ्ते का राशन पानी जमा किया ताकि मुझे बार बार दीवार फांद कर बाहर नहीं आना पड़े। अब किसी तरह मैं उस रहस्यमयी महल में घुसने का मुनासिब मौका तलाश करने लगा। 3 दिन तक लगातार मैंने उसके आसपास घूम फिर कर उसका भूगोल मालूम कर लिया और वो जगह भी चूज़ कर ली जहाँ से छलांग लगाकर मुझे अंदर जाना था। वो एक सर्द, काली और अंधेरी रात थी। शहर के सभी लोग अपने गरम गरम बिस्तरों में नींद की आगोश में खो चुके थे। मैंने सामान बांधा और विक्टोरिया में बैठकर उस महल से थोड़ी दूर पर उतर गया, क्योंकि महल के आसपास जाने से न सिर्फ विक्टोरिया हाँकने वाले ने बल्कि उसके दोनों घोड़ों ने भी इनकार कर दिया। मैं विक्टोरिया से उतरा और किराया दे करके आगे बढ़ गया। यूँ तो रात के वक्त शहर के हर गली कूचे और सड़क पर चौकीदारों की निगरानी थी, लेकिन इस महल के आसपास मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। इसलिए मैं बिना रोक टोक के चुड़ैल महल के बैक साइड से उस तरफ निकल आया
जहाँ से मुझे उसके अंदर दाखिल होना था। दीवार बहुत ऊंची थी, लेकिन उसका इंतज़ाम मैंने पहले ही कर लिया था। एक मज़बूत और लंबा रस्सा मैं अपने साथ लेकर आया था। अपनी पूरी ताकत से लोहे की सरिये समेत मैंने उसे ऊपर उछाला और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि पहली ही कोशिश में वो सरिया दीवार के उस ताक में फंस चुका था जिसका मैंने निशाना लिया था। मेरा अंदाज़ा था कि कम से कम मुझे 20-25 मरतबा कोशिश करना होगी और इसके बाद भी इसमें कामयाबी शायद ही मिले। मेरा काम अपने आप ही आसान हो गया। मैंने खूब खींच खींच कर रस्से को देखा कि कहीं सरिया फिसल कर वापस तो नहीं आता, लेकिन लोहे का सरिया कुछ इतनी मजबूती से ताक में अटका था कि न सिर्फ मैं बल्कि एक वक्त में कई लोग इसके ज़रिए चढ़कर महल में दाखिल हो सकते थे। मैंने अपना सामान कंधे पर लटकाया और धीरे धीरे रस्से की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में दीवार पार कर लेने के बाद मैं ऊपर वाले बरामदे में पहुंच चुका था। मैंने अपने साथ लाई मोमबत्ती रोशन की और ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि महल के सभी कमरे खुले हुए थे और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी वो लॉक्ड नहीं थे। महल का हर कमरा बिल्कुल खाली था। फर्नीचर, कालीन या फानूस वगैरह का नामो निशान भी नहीं था। हाँ, बड़ी बड़ी मकड़ियों के जालों पर झालर वाले पर्दों का गुमान ज़रूर होता था। वैसे सारा शहर नींद के आगोश में था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। गर्म कंबल को खूब अच्छी तरह मैंने अपने ऊपर लपेट लिया था, लेकिन ना जाने क्यों इस महल में आते ही मुझे गर्मी लगने लगी और मैंने कंबल उतार कर एक कमरे की एक खूबसूरत खूंटी पर टांग दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपना ओवरकोट भी उतारना पड़ा। मैं सोच रहा था कि इतनी तेज़ ठंडी में इस गर्म महल में रहना वाकई किस्मत की बात है और शहर का सबसे खुशकिस्मत शख्स इस वक्त मैं ही था। चुड़ैल महल में दाखिल हुए मुझे 3 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे और मैं इसका एक एक कोना देख चुका था। बड़ा खूबसूरत महल था। न जाने किस वाहियात ने इसका इतना वाहियात नाम रख दिया था। मुझे तो यहाँ एक चुड़ैल भी नज़र नहीं आई और कतई डर महसूस नहीं हुआ। अचानक मुझे लगा कि अब इस महल में मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है और मैं ऊब चुका हूँ। मैं तो कुछ रोज़ ठहरने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन न जाने क्यों मैंने इरादा कर लिया कि अब सुबह होने से पहले ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। यहाँ बिला वजह रहने से कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था और अपने इरादे के मुताबिक जब मैं वहाँ से वापस आने की तैयारी करने लगा तो मुझे पता चला कि मेरा 1 हफ्ते का पूरा राशन न जाने कहाँ गायब हो गया है। यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं था। बहरहाल मैंने अपना ओवरकोट और कंबल उठाया और उसी रस्से के ज़रिए नीचे उतर आया जिससे मैं ऊपर गया था। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी, लेकिन सर्दी का बाहर भी नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही मुझे अचानक ज़ोरदार भूख लगी, इसलिए मैं सीधा रॉबिन्सन और मार्लिन के घर पहुंचा। मार्लिन जाग चुकी थी, लेकिन रॉबिन्सन अभी तक सोया हुआ था। मुझे अचानक अपने सामने देखकर वो बुरी तरह डर गई और उसने झिंझोड़ कर अपने शौहर को जगाया। शायद वो मुझे पहचान नहीं पाई थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीबोगरीब लगा। जब मैंने रॉबिन्सन से इस बारे में पूछा तो वो मुझे पहचान गया और अचानक उसने मुझे गले लगाते हुए पूछा, दोस्त तुम जिंदा हो? बात दरअसल ये थी कि मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका एहसास मुझे रॉबिन्सन ने दिलाया था। 3 महीने तुम कहाँ रहे मेरे दोस्त? उसने दूसरा सवाल किया। 3 महीने? मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा कि सर्दी का मौसम गर्मी में बदल चुका है। मार्लिन माँ बन चुकी है और मेरी दाढ़ी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो क्या मैं चुड़ैल महल में 3 महीने तक रहा और मैंने इन 3 महीनों में कुछ खाया न पिया और न ही सोया? ये कैसी अजीबोगरीब बात थी। मैं तो समझ रहा था कि मैंने सिर्फ 3 घंटे वहाँ गुजारे हैं। शायद इसीलिए कि बाहर आने के बाद मुझे जितनी भूख लग रही थी उतनी ही नींद भी आ रही थी। फिर भी
मैंने मार्लिन के पहले बच्चे को देखकर सबसे पहले शगुन के तौर पर कुछ सिक्के देना चाहे तो मेरे हाथ में सिक्कों की जगह एक पुराना सा खत आ गया जो मेरे ओवरकोट के जेब में रखा हुआ था। मैं उस पुराने खत को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, माफ़ करना, हमने तुम्हारा सारा खाना ख़त्म कर दिया और तुम्हारी कोई खातिर नहीं कर सके, लेकिन तुम्हें भी हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें सही सलामत इस महल से वापस जाने का मौका दिया। आइंदा यहाँ ना ही आओ तो ही बेहतर है, वरना यहाँ कोई चुड़ैल तुम्हें अपना शौहर बनाकर हमेशा के लिए कैद कर लेगी। तुम्हारी हमदर्द चुड़ैल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।